Hello students, this is class 10th and we are studying about democratic politics and the chapter is going on which is फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा था और फेडरलिज्म चैप्टर में हम कर चुके थे कि व्हाट मेक्स इंडिया फील अ फेडरल कंट्री, कि इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री कैसे हो सकता है। ये हमें आपको बता दिया था कल ही कि इंडियन जो फेडरल कंट्री है वो कैसे हो सकती है, क्योंकि फेडरल कंट्री की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडिया में देखने के लिए मिलती हैं। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट लिस्ट की, हमने बात की थी। सब्जेक्ट लिस्ट जो है वो क्या है, देखिए कि इंडियन जो पैटर्न है, इंडिया का जो पॉलिटिकल पैटर्न है, उस पॉलिटिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग, इंडिया के पॉलिटिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है कि हमने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लिस्ट्स में डिवाइड किया है। हमने कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनको लिस्ट में डिवाइड किया है, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होती है, देखिए यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है, इस लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, इस लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट्स पर रूल्स या लॉज बनाने का काम किसके पास है, सेंट्रल के पास है। किसके पास है, सेंट्रल के पास है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो ये यूनियन लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी सब्जेक्ट पर रूल कानून बनाने का अधिकार है किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि जो यूनियन लिस्ट है देखिए इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट पर कौन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, इसके लॉज पर बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। और कुछ होते हैं कंकरेंट लिस्ट, इस पर जो लॉज बनाते हैं वो दोनों ही बनाते हैं, स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इस पर लॉज बनाती हैं, तो ये होती है कंकरेंट लिस्ट। अब हम बात करें कि इसमें आखिर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और ये है कि कंकरेंट लिस्ट जो है, कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि कंकरेंट लिस्ट पर स्टेट और सेंटर दोनों बना सकती है, लेकिन अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाए या दोनों के जो लॉज हैं वो डिफरेंट हो, अगर दोनों के लॉज कैसे हो, डिफरेंट हो, तो किसका माना जाएगा, सेंटर का माना जाएगा। अगर दोनों के लॉज क्या हो, डिफरेंट हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है या लॉज हैं वो यहाँ पर एज्यूम होंगे, माने जाएंगे। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट बात करेंगे हम किसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट जो है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि जो भी भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर क्या बना रही है, लॉज बना रही है, तो यानी कि पूरी कंट्री से जो रिलेटेड लॉज होंगे या पूरी कंट्री से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होंगे वो कानून ही इसमें बनाए जाएंगे। तो वो देख लेते हैं हम पूरी कंट्री से रिलेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वही इन पर क्या बनाती है, लॉज बनाती है। क्योंकि देखिए ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिफेंस है, डिफेंस के बारे में जो लॉज है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत सारी हैं ऐसे, तो फिर डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन बन जाएंगे। इतने ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस बन जाएंगे तो फिर किसकी मानेंगे, तो इस तरीके से तो किसी को फिर फॉलो ही नहीं कर पाएंगे हम।
तो जो डिफेंस है इसके लिए सिर्फ हमें यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत होती है। ये ऐसे रूल्स है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए हमें किसकी नीड होती है, यूनिफॉर्म लॉ, यानी कि पूरा जो लॉ है वो कैसा बने, एक जैसा बने, सेम बने। तो इसके लिए हमें नीड होती है किसकी, यूनिफॉर्म, एक समान की। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट से अगर बनाएंगे तो सारी स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग बनाएंगी और फिर टाइम भी लगेगा, रूल्स बनने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इतनी सारी स्टेट गवर्नमेंट है, तो सभी अगर बनाएंगी तो उन्हें क्या लगेगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसीलिए यूनिफॉर्म लॉ बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं इनका काम किसको दिया गया है, इनका काम दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। फॉरेन अफेयर्स से कोई भी मैटर हो, बैंकिंग सिस्टम, करेंसी तो सबकी एक ही होती है, तो इस पे भी यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए, कम्युनिकेशन पे यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए ये सारे काम किसको दिए गए हैं, यूनिफॉर्म लॉ बनाने के लिए यूनियन लिस्ट। और ये यूनियन लिस्ट पर कौन बनाता है कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस किस सब्जेक्ट पर क्या बनाती है, लॉज बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट किस किस सब्जेक्ट पर लॉज बनाती है वो देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के लॉज जो हैं वो देखिए, फर्स्ट इसमें आएगा ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पुलिस, इनसे रिलेटेड कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। अब जो कंकरेंट लिस्ट है इस पे कौन बनाएगा, देखिए एजुकेशन, इसमें कौन कौन से आते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, अब देखिए स्टेट लिस्ट पर जो वर्क किया जाता है उसमें किया जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि हर स्टेट अपने पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके पास जो मिनरल अवेलेबल हैं, उन सभी मिनरल्स के अकॉर्डिंग क्या बनाती है, अपने अपने जो लॉज हैं वो बनाती है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स ये सब किसके हाथ में है, स्टेट लिस्ट के हाथ में है। एग्रीकल्चर भी किसके हाथ में है, स्टेट लिस्ट के हाथ में। इरिगेशन, क्योंकि सबके पास अपने अपने लैंड की अलग अलग क्वांटिटी है और अलग अलग इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, तो सबके कानून एक जैसे नहीं हो सकते इनके लिए, क्योंकि हर जगह की अपनी एक डिमांड होती है कि कहाँ पर कितना यूटिलाइजेशन होगा वाटर का, लैंड का कितना यूटिलाइजेशन हो गया। पुलिस का सिस्टम जो है वो भी सब किस पे डिपेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो ये जितने भी आपने सब्जेक्ट देखे हैं, इन सब्जेक्ट्स पर कौन बनाता है लॉज, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कंकरेंट लिस्ट की। देखिए कंकरेंट लिस्ट, जब हमने ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट देखे जिन पर ना तो मतलब स्टेट का भी ज़रूरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ज़रूरी है कानून बनाना, क्योंकि एजुकेशन देखें, फर्स्ट ये देख लेते हैं एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें स्टेट की जो इंटरफेरेंसी है वो तो होगी ही होगी, साथ में कई बार कुछ ऐसे होते हैं जैसे हमने 6 to 14 ईयर के स्टूडेंट को हमने क्या दे रखा है, फ्री कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हमने दे रखा है। जो गवर्नमेंट है उसने फ्री कॉस्ट ऑफ एजुकेशन गिवन है 6 to 14 ईयर के स्टूडेंट को। जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर उनसे कोई भी फीस वगैरह नहीं ली जाती है। तो ये जो लॉ है ये किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्यों, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसे बनाती तो कुछ स्टेट तो इसे क्या करते, फॉलो करते, कुछ स्टेट कहते कि नहीं। जबकि हमें एजुकेशन को क्या करना है कि एजुकेशन हमारे पास होना चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स जो है, सभी बच्चे जो है वो एजुकेटेड हो। तो अगर वो कॉस्टली होगी तो सारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए एजुकेशन पर ये जो लॉ है वो किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। लेकिन जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम, आपका एजुकेशन का पैटर्न क्या होगा, हर स्टेट का एजुकेशन का अपना पैटर्न है, सबका अपना अपना पैटर्न है, वो सब कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सब जो रूल्स हैं ये दोनों जो गवर्नमेंट है वो मिलकर बनाती हैं। अब ये जो दोनों मिलकर बनाती हैं
तो अगर दोनों के लॉज में कोई डिस्प्यूट हो जाए, दोनों के लॉज में कोई क्या आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो किसका मान्य होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो किसका मान्य होगा, किसको माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स को माना जाएगा। अब देखिए एक और आता है इसमें सब्जेक्ट, वो आता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट, रेजिड्यू साइंस में भी पढ़ा होगा आपने। रेजिडुअल क्या होता है, रेजिडुअल से मतलब होता है हमारा बचा हुआ पार्ट। तो इन तीनों लिस्ट में से जो भी सब्जेक्ट बच जाते हैं, जो भी सब्जेक्ट बच जाते हैं वो क्या होते हैं, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट कौन से हैं ऐसे जो बच जाते हैं, उन सब्जेक्ट से हमारा मतलब है कि ऐसे सब्जेक्ट जैसे जो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उस समय वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, उस समय वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं थे। अवेलेबल नहीं थे ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे बता सकते हैं आप। उस समय वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं थे और वो सब्जेक्ट्स कौन से थे, रेजिडरी। जैसे कि उस समय हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय हमारे पास क्या नहीं था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय हमारे पास बैंकिंग सिस्टम नहीं था, उस समय हमारे पास एटीएम्स वगैरह नहीं थे, ये सारी चीज़ें उस समय हमारे पास नहीं थी। तो ये जो होते हैं सब्जेक्ट्स, ये क्या होते हैं, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स होते हैं। इन रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स पर जो रूल्स हैं वो कौन बनाएगा। जैसे अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने इन रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में रखा है, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा नहीं बदल सकते ना, तो सब्जेक्ट्स कुछ लगा दिए। ये जो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट है तो इन पर कौन बनाता है रूल्स, इन पर जो लॉज बनाता है वो होता है यूनियन गवर्नमेंट। इन सब्जेक्ट्स पर यूनियन गवर्नमेंट क्या बनाती है, लॉज यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। तो ये है हमारे रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। अब 3 टाइप की हमने लिस्ट पढ़ ली है। कौन कौन सी लिस्ट हमने पढ़ी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब हम कुछ बात करते हैं इसकी कि होल्डिंग टुगेदर जो फॉर्मेशंस हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी जो स्टेट्स हैं उन सभी को इक्वल पावर नहीं मिलती। सभी स्टेट्स को क्या नहीं मिलती, इक्वल पावर नहीं मिलती। हम बात करेंगे इंडिया की, तो हम बात कर ही रहे हैं, तो इंडिया तो किस में आता है, होल्डिंग टुगेदर में आता है। बहुत सारे स्टेट्स साथ अगर यानी एक ही कंट्री को डिफरेंट स्टेट में डिवाइड किया गया है, तो होल्डिंग टुगेदर में इंडिया आता है। इंडिया में सभी जो स्टेट्स हैं डोंट हैव इक्वल पावर। किसी किसी स्टेट को तो बहुत ज़्यादा पावर्स मिली हुई हैं, किसी किसी स्टेट्स को तो कैसी मिली हुई हैं, बहुत ज़्यादा पावर्स। जैसे कि अब ये नहीं है, ये कह सकते हैं पास्ट का एग्जाम्पल है। जम्मू एंड कश्मीर जो था, जिसको आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, स्पेशल स्टेट इसको प्रोक्लेम किया गया था। ये स्पेशल स्टेट था क्योंकि यहाँ का अपना एक फ्लैग था, यहाँ पर कोई भी परचेज नहीं कर सकता था, कोई लैंड परचेजिंग कोई और पर्सन नहीं कर सकता था, अलग यहाँ की सिटीजनशिप थी। तो और यहाँ पर जो पूरे इंडिया में, रेस्ट ऑफ इंडिया में जो रूल्स लागू होते थे, रेस्ट ऑफ इंडिया में जो रूल्स अप्लाई होते थे वो जम्मू और कश्मीर में नहीं होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब
जम्मू कश्मीर भी पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया के स्टेट्स की तरह ही सेम है, सेम राइट्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको बहुत लेस पावर गिवन है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो स्टेट्स हैं वो फ्री पावर यूज़ करते हैं, उन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, सेंट्रल का कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेरेंस करती है, और उसका बहुत ही कम पावर्स हैं। ये कुछ क्या होते हैं कि एरिया में भी बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जैसे लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, आइलैंड्स हैं, ये भी आइलैंड्स हैं, एंड पुदुचेरी या पांडिचेरी। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्टेट्स कह सकते हैं, इनको बहुत ही लेस पावर मिली हुई है, यानी कि ये मेनली किससे कंट्रोल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर अपना रूल चलाती है। यानी कि यहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, मेनली जो डिसीजंस हैं यहाँ पर वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, यहाँ के जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। डायरेक्टली ये किसके हाथों में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में, और इसे हम क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी यानी ये किसके अधिकार में आते हैं, यूनियन के हाथ में, यूनियन गवर्नमेंट के जो राइट है, यूनियन गवर्नमेंट का जो जुरिडिक्शन एरिया है, ये जो स्टेट्स हैं ये इसके अंदर आते हैं। अब जो हम बात करते हैं कि अमेंडमेंट अगर हम करना चाहें, अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट के केस में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों का क्या रोल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं। अमेंडमेंट मीन्स चेंज इन सम आर्टिकल्स। कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत पुराना है, और आज के टाइम को देखते हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस की डिमांड होती है, जो प्रेजेंट मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो उन चेंजेस को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या वो चेंजेस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या फिर वो चेंजेस स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग करेगी? नहीं, दोनों गवर्नमेंट मिलकर इसके चेंजेस को कर सकती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंज है, कीप क्वाइट, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दोनों, यानी कि लोकसभा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस में कंसिस्ट करती है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट शो करती है किसको, विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद जो है वो ऑल स्टेट्स में नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के 2/3 मेजॉरिटी से अगर कोई भी अमेंडमेंट लेना हो, कोई भी अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना है, तो सेंट्रल और स्टेट के मेंबर्स की 2/3 मेजॉरिटी से पास होकर के जब लॉ बन जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर 2/3 मेजॉरिटी यानी कि 66% मेंबर्स अगर इनके एग्री करते हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हो। ये है चेंजेस इन
कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा एंड नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।